नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक विषय भूगोल के बारे में या दूसरे चैप्टर के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ये दूसरे चैप्टर की दूसरी वीडियो है। इसके पहले हम आपको इसी दूसरे चैप्टर की ही पहली वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद का ये पार्ट है। यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। इसके पहले आपने देखा कि बहुत सारी जो है विभिन्न तरह की जो जातियां हैं, कोई लुप्त प्राय है, कोई लुप्त हो चुकी है, कोई संकटग्रस्त है। इस तरह के बारे में जाने की कौन कौन सी जातियां हैं जो कि संकटग्रस्त हैं, कौन कौन सी जातियां जो हैं विलुप्त प्राय हैं। तो इस तरह सब जानने के बाद हम यहाँ बात करते हैं कि जो भी हैं जीव जंतु या पेड़ पौधे, उनका हम संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ बात करेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी। संरक्षण की जरूरत यहाँ इसलिए पड़ती है क्योंकि बहुत तेजी से जो है वनों का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है। इसके बाद देखते हैं कि इनके संरक्षण की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो परिस्थिति विविधता है उसको जो है बचाने के लिए क्या होगा कि हमें जो है वनों का जो है संरक्षण जरूरी है, जीव जंतु का। और इसके साथ क्योंकि ये क्या होता है कि ये परिस्थिति विविधता ही जो जीवन के साथ संसाधन है उनको जो है बचाए रखती है, जैसे कि जल, मृदा और वायु, ये सब चीज़ों के लिए ये क्या है, जिम्मेदार है। यही जो है अगर ऐसे ये परिस्थिति की जो विविधता है यही सब खत्म हो जाएगी तो क्या होगी, जल, मृदा, वायु सब डिस्टर्ब हो जाएगी और हमारा जीवन जो है, जो साध्य चीज़ें हैं जीवन की, वो चीज़ें नष्ट हो जाएंगी तो हमारा जीवन जो है जीना संभव नहीं हो पाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि वनस्पति एवं पशुओं की जो है ये जो विविधताएं हैं, ये क्या है कि वनों एवं पशुओं की विविधता को बचाए रखती है। इसके साथ साथ कृषि है, जैसे कृषि देखेंगे तो कृषि पारंपरिक निर्भर है। और जलीय जैव जो विविधता है उसको जैसे मछली पालन वगैरह से इसको बनाए रखा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं कि जो पर्यावरण के जो संरक्षक हैं, इसमें इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि पहले जो है संरक्षण के लिए कौन कौन से कानून बने, फिर कौन कौन से जो है वन्य जीव अभ्यारण्य बने, राष्ट्रीय उद्यान बने। राष्ट्रीय उद्यान की बात यहाँ फिर बात करेंगे कि हाँ जो है समुदाय संरक्षण कैसे होता है, वनों को रक्षित आरक्षित कैसे वर्गीकृत में बांटा गया है। इस तरह देखेंगे कि समुदाय का कितना जो है इसमें कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो कि वन को बचाए रखने में इन्होंने अपना योगदान दिया है। तो इस तरह हम पूरे इसमें विस्तार से चर्चा करते हैं। यहाँ बात करते हैं कि जो वनों के जो है कानून बने हैं उनको कैसे पर्यावरण के जो संरक्षक रहते हैं वो कब उनकी मांग करते हैं। 1960 और 60 में और 70 के बीच में जो है ये मांग रहती है कि पर्यावरण जो है संरक्षण के कानून बने, उनके लिए कोई नियम बने जिससे कि पर्यावरण को बचाया, जैसे जीव जंतु की रक्षा की जा सके, पेड़ों को बचाया जा सके। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर बाद में जाके इनकी मांग को के अनुसार के क्या होता है कि राष्ट्रीय वन सुरक्षा जो कार्यक्रम है, इसके तहत ये जो है कानून कब 1972 में लागू होता है। इसमें क्या है, भारतीय वन जीवन और अधिनियम 1972 में लागू किया जाता है कि अब जो है जो भी हैं जीव जंतु या पेड़ पौधे, उनको काटना जो है कानूनन अपराध है। किस तरह से, संकटग्रस्त जो भी जातियों को बचाने के लिए कानून बनाया जाता है कि जो भी उनका शिकार करेगा या जो भी उनको मारेगा, जो भी उनका मार के बेचेगा, उनके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, तो क्या हो जाएगा, उनको क्या है कि कानूनन अपराध घोषित किया जाएगा और उनको सजा मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं कि आवास पर जैसे कि प्रतिबंध हो गया, आवास एवं व्यापार पर रोक लगा दी। जैसे उनके जो आवास होगा वहाँ पे उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, खत्म नहीं करेगा जो भी जीव जंतु के आवास होंगे। और इसके बाद बात करते हैं कि केंद्र व राज्य सरकार क्या किए, इसके लिए वन और राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बनाने शुरू किए, जिससे कि इनकी रक्षा की जा सके। और ये जैसे कि जीव पशु विहार, इस तरह की और वन्य जीव पशु विहार बनाए, जिससे कि बाद में ये जो है जो संकटग्रस्त जातियां थी उनको बचाया जा सका है। इसके बारे में और विस्तार से हम बात करते हैं आगे चल के। जैसे कि बाघ है और एक सिंह वाला गंडा है, और इसके बाद कश्मीरी जैसे कि वो हिरण है और एशियाई शेर है, और 3 प्रकार की जो मगरमच्छ हैं, और उसमें मगरमच्छ में आएंगे एक स्वच्छ जल का मगरमच्छ, एक लवणी जल का मगरमच्छ, एक घड़ियाल आता है। 3 तरह के आते हैं। इनको जो है इस कैटेगरी में रखा जाता है कि इनको जो है कोई भी अगर जो है ये संकटग्रस्त जातियां हैं, इनको अगर कोई मारेगा या कुछ भी होगा तो जो कानून बनता है इसके कारण प्रतिबंध लग जाता है, कोई इनको कुछ नहीं कर पाते। नेक्स्ट आते हैं, हम अगले बात करते हैं कुछ समय बाद क्या होता है। कुछ समय पहले फिर अभी क्या हुआ था कि भारतीय जो हाथी है और काला हिरण है, चिंकारा है, हिम तेंदुआ है, इनके शिकार व व्यापार को पूर्णतः या आंशिक प्रतिबंध लगा दिया जाता है और कानूनी रक्षण इनको दिया जाता है, जिससे कि इनकी बचत हो सके और ये क्या हो कि एक दिन ये भी विलुप्त ना हो, इसलिए इनको जो है पहले से संरक्षण दे दिया जाता है। बात करते हैं कि यही जो अभी तो देख रहे हैं कि हाँ इसमें जो जानवर, बड़े बड़े जानवर मोटे तौर पे देख रहे हैं कि हाँ जो जितने भी इनके संरक्षण के आए हैं सब बड़े बड़े जानवर के रूप में ले। लेकिन बाद में क्या होता है कि सारे जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनके भी संरक्षण के नियम कानून बनने लगते हैं, उनका भी संरक्षण दिया जाने लगता है।
यहाँ देखते हैं कि वन जीव अधिनियम के तहत 1980 और 1980 में और 1986 में क्या हुआ, सैकड़ों तितलियों और पतंगों और भृंगों और ड्रैगन फ्लाई जो है इसमें जो है क्या होता है कि उनकी भी जो है रक्षा करने के लिए इसमें जो है क्या वो है संरक्षण करने के लिए इनको जो है कानून बना दिया जाता है। और इसमें देखते हैं कि इसी के साथ साथ देखते हैं 1980-86 में तो सैकड़ों तितलियां पतंगों और ड्रैगन जो है कि फ्लाई के लिए उसको जो है इनको जो है अधिनियम वन्य जीव अधिनियम के तहत इनको संरक्षित किया जाता है। इसके बाद देखते हैं 1991 में क्या होता है कि पौधों की 6 जातियां भी संरक्षित की जाती हैं, जिससे कि पौधों को भी बचाया सकते हैं। बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, मांग होती है, उनको अंधाधुंध कटाई की जाती है और उनको लगाया नहीं जाता उस मात्रा में, जिससे क्या होता है वो भी एक संकटग्रस्त आ जाते हैं और एक दिन आएगा कि उनकी जो है उस प्रकार के पौधे ही खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि उनको भी बचाया जा सके। इसलिए 1991 में 6 पौधों की जातियों को भी उनको संरक्षित किया जाता है इसमें। और इसके बाद बात करते हैं कि अभी तो देखते हैं कि हाँ यहाँ पे अब बात कर रहे हैं कि केंद्र और राष्ट्रीय कैसे राष्ट्रीय उद्यान बनाए, कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए, उनके बारे में हम यहाँ डिटेल से बात कर लेते हैं। इनका सब नाम याद रख लीजिएगा, इनको जो है ये इंपॉर्टेंट होते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं काम आते हैं। बाघ परियोजनाओं की बात करेंगे। बाघ परियोजना में जो है जो प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना है विश्व की बेहतरीन परियोजनाओं से एक मानी जाती है। और इस परियोजना में क्या है 1973 में ये परियोजना लागू होती है। ये 1973 में कौन सी प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना जो है चालू होती है या लागू होती है। 1973 में अधिकारियों को ऐसा लगा कि ये जो है 20वीं शताब्दी में जो ये बाघ हैं, बाघों की संख्या जो है 55,000 के आसपास थी, लेकिन बहुत ज़्यादा शिकार करने की वजह से बहुत ज़्यादा इसमें जो है इनकी जो है खाल और हड्डियों को जो है जो एशियाई देशों में जो है इनके जो है औषधि बनाने के जो पारंपरिक तरीके हैं उस तरह की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारे शिकारियों द्वारा बाघों को मार दिया जाता है। इससे इनकी संख्या कितनी बच जाती है 1827 रह जाती है। कब 1973 में। तो फिर इसके बाद इनको क्या होता है इनमें प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि ना इनको कोई मारेगा, ना इनको कोई जो है शिकार करेगा, ना कोई इनको व्यापार कर सकता है। इस तरह के विभिन्न तरह के इसमें पाबंद लग जाते हैं इनको संरक्षित करने के लिए। और इनके जो आवास की बात की जाती है तो नेपाल और भारत में लगभग 2/3 जो है इनके आवास, नेपाल और भारत इनको 2/3 आवास उपलब्ध कराता है इनको बचाने के लिए। और इसके साथ साथ जो है क्योंकि यहाँ पे जो है और जो राष्ट्रीय उद्यान बने हैं उनको भी इनको संरक्षित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद उनको जो है कोई मार नहीं सकता है, वो सब कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाया जाता है ऐसे क्षेत्र में। ऐसे क्षेत्रों की भी बात कर लेते हैं, जैसे कार्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में पाया जाता है। इसी के साथ साथ देखेंगे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि बांधवगढ़ जो है राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। सरिस्का वन्य जीव पशु विहार राजस्थान में है। मानस बाघ रिजर्व जो है असम में है। पेरियार बाघ रिजर्व कहाँ पे है, केरल में है। ये तो आपको बता दिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं और ये जो है कहाँ कहाँ पे बाघ परियोजनाएं और जो है इसके साथ साथ जो भी पेड़ पौधे और वन्य जीव सारी चीज़ें यहाँ पे संरक्षित रहती है, सुरक्षित रहती है, इन संरक्षण दिया जाता है और इसके साथ साथ उनकी देखभाल की जाती है और कानूनी रूप से प्रतिबंध रहता है। अगर कोई जो है वहाँ पे घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो उसको सजा मिलती है। आगे आते हैं हम वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण कैसे, यानी कि इनके प्रकार हैं, किस तरह का वितरण हुआ है, उसके आधार पर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसमें देखें जो इनका प्रबंधन किसके किसके वन और वन जीव के जो प्रकार और वितरण है इनके प्रबंधन और नियंत्रण में देखा जाए तो, और विनियमन में अपेक्षाकृत बहुत इनका कठिन है कि इनकी देखभाल की जा सके, लेकिन फिर भी इनको अलग अलग कैटेगराइज करके इनको जो है सही से इनका जो है देखभाल जो है उसको अलग अलग वो करके उसको देखा जाता है। और देखिए जैसे कुछ है जो आरक्षित वन के रूप में बांटे जाते हैं। जो वनों की बात कर रहे हैं कि कितने भागों में बांटा जाता है, या 3 भागों में बांटा जा रहा है, आरक्षित वन और रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। रक्षित वन में क्या होते हैं, आधे से ज्यादा जो देश के वन है वो क्या है आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं और ये इनका सबसे ज्यादा अधिक इनको मूल्यवान माना जाता है आरक्षित वनों को। और इसके बाद देखते हैं कि रक्षित वन में क्या होते हैं कि रक्षित वन में एक तिहाई जो वन होते हैं उनको जो है वन विभाग है उन्होंने बताया कि उनके सर्वे के आधार पे कि 1/3 वन बचाने जो है रक्षित वन है। और रक्षित वनों क्या है बचाने के लिए, उनको सुरक्षा करने के लिए, नष्ट ना होने के लिए प्रयास किए जाते हैं कि इनको जो है कोई नष्ट नहीं कर सकता, इनकी सुरक्षा की जाती है रक्षित वनों को। इसके साथ बात करते हैं कि अवर्गीकृत जो वन है उनमें क्या है सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि, वो चाहे उसमें जो है सरकार की भी भूमि आ जाएगी और व्यक्तियों या समुदाय की जो सारी चीजें की जो वन आ जाएंगे उसके अंतर्गत।
वो अवर्गीकृत आ जाएगी, जो कि एक सिस्टम से नहीं है, इधर उधर कहीं भी हैं, और उनको जो है समुदाय या व्यक्तियों का उन पर जो है वो रहता है अधिकार। इसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या है कि इसमें ये कौन कौन सी जगह पे किस किस जगह पाए जाते हैं। अभी आपको हम बताएं कि एमपी में सबसे ज्यादा स्थायी वन पाए जाते हैं। वो प्रदेश के अंतर्गत 75% जो है वहाँ पे जो वन पाए जाते हैं, 75% वन पाए जाते हैं, वो जो है रक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। और उत्तराखंड में बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड में और पश्चिम बंगाल में कहाँ पे आरक्षित वन पाए जाते हैं। आरक्षित वन की बात कर रहे हैं, जो मुख्यतः बड़े बड़े राज्य हैं जहाँ पे यानी कि ज्यादातर पाए जाते हैं आरक्षित वन, उनकी बात कर रहे हैं। उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है और केरल है। इन सब जगहों में क्या है, आरक्षित वन की जो है जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। और इसके बाद बात करते हैं कि रक्षित वन की बात कर लेंगे। तो रक्षित वन में क्या है कि रक्षित वन में भी जो है बहुत सारे जो वन हैं, उनके साथ साथ इसमें देखेंगे कि अवर्गीकृत वन के जो क्षेत्र आ जाते हैं, इसमें पूर्वोत्तर हिमालय हैं, और इसमें जो है गुजरात आ जाता है। और रक्षित वन के अंतर्गत कितने कौन कौन से, बिहार, हरियाणा, पंजाब और उड़ीसा, राजस्थान है। फिर से हम बता देते हैं, आरक्षित वन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, केरल। इस तरह के राज्यों में सबसे ज्यादा जो है क्या है कि आरक्षित वन पाए जाते हैं। रक्षित वन कहाँ पाए जाते हैं, बिहार, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। इस तरह जो ये इस तरह क्या ये जो राज्य हैं, इन राज्यों में रक्षित वनों की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अवर्गीकृत जो वन है वो पूर्वोत्तर जो है राज्यों में और गुजरात में जो है इनकी जो है ज्यादा मिलते हैं अवर्गीकृत वन। तो अब देखें कि किस तरह वनों का हमें यहाँ पे बंटवारा हुआ, कैसे कैसे इनको नियंत्रण किया जा रहा है, बांट के अलग अलग कर दिए। अब हम इसके आगे बात करते हैं कहाँ पे, समुदाय और वन संरक्षण। कैसे समुदाय और वन जो है इनका जो है वनों का संरक्षण हुआ, समुदाय का क्या योगदान है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम बहुत से देशों में बहुत सी चीजें होती हैं जिनसे अनजान रहते हैं। उसमें एक चीज ये भी है कि जो हमारे देश में कुछ जातियां के आवास ऐसे हैं जो वनों पे ही निर्भर रहते हैं। वन हमारे देश में कुछ जातियों के आवास हैं, मतलब कि कुछ ऐसे जो है जातियां हैं जो कि वनों पे ही डिपेंड रहती हैं और उनके आवास स्थान होते हैं। और कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय व कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, जो वनों की संरक्षण होता है, कैसे होता है कि स्थानीय और समुदाय व अधिकारी साथ मिलकर करते हैं, जिससे कि वो क्या हो कि उसका जो है, जैसे इसमें बात कर रहे हैं सरिस्का बाघ रिजर्व जो आता है, वो खनन करवाने के लिए इसमें संघर्ष रहे। सरिस्का बाघ रिजर्व में खनन बंद करवाने के लिए जो संघर्ष चल रहा है, वो सरकार का जो है हस्तक्षेप का विरोध कर रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि वहाँ पे खनन हो और वहाँ का जो है वन का जो है संरक्षण ना हो पाए। इसकी वजह से वो लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं और कुछ जगह में स्थानीय समुदाय और अधिकारी मिलकर वनों को जो है संरक्षण देते हैं। और इसके बाद साथ साथ बात करते हैं कि राजस्थान में अलवार जिला जो है, वहाँ पे क्या है 5 गांवों ने मिलकर क्या किए थे, ये संरक्षण के कहाँ पे कैसे कैसे जो उदाहरण है उसके माध्यम से हमें समझ रहे हैं। राजस्थान में अलवार जिला में 5 गांव के जो लोग हैं वो मिलकर 1200 हेक्टेयर वन भूमि को किसे भैरव देव डाकन सेंचुरी नाम से घोषित कर देते हैं। वो एरिया वहाँ पे जो है वो खुद जो है अपने नियम कानून बनाते हैं और नियम कानून के साथ साथ वो क्या चाहते हैं कि कोई भी वहाँ पे बाहरी यहाँ पे घुसपैठ न करे या कुछ भी वहाँ पे जो है ना तो जो वहाँ के जानवर हैं उनका शिकार कर सके, ना तो वहाँ के कोई पेड़ पौधे काट सके। इस तरह वहाँ पे खुद कानून बनाते हैं और खुद उनकी रक्षा करते हैं। यानी लोगों को इतने जो है बढ़ चढ़ के इसमें भागीदारी लेते हैं कि वनों को बचाया जाए, क्योंकि वन बचे रहेंगे तो हम बचे रहेंगे, जीवन बचा रहेगा। इसके साथ साथ बात करते हैं कि हिमालय में क्या सिचुएशन है। हिमालय में क्या है, हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन एक बार चला था। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जो बात कर रहे हैं, ये देखा जाए तो कटाई में रोकने में कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन इससे एक चीज जरूर ये इसने दिखा दिया है कि जो स्थानीय पौधे हैं उनको लगा के या उनको बढ़ा के लगा के हम क्या कर सकते हैं कि वनीकरण जो अभियान है उसको सफल बनाया जा सकता है। किसको? चिपको आंदोलन के थ्रू हमें ये जानकारी मिलती है। इसके बाद बात करते हैं टिहरी में किसानों का जो बीज बचाओ आंदोलन चला था, उस आंदोलन के माध्यम से और बीज बचाओ आंदोलन और नवादान से ये दिखा दिया था कि रासायनिक उर्वरक के बिना भी खेती की जा सकती है और बढ़िया जो है उसकी आर्थिक बचत की जा सकती है। तो इस तरह हुए कि ये बताया गया कि बीज बचाओ आंदोलन से कि हम जो है कृषि को कैसे यानी उत्पादन संभव कर सकते हैं बिना रासायनिक उर्वरक के। आगे बात करते हैं संयुक्त वन प्रबंधन अधिनियम। ये 1988 में उड़ीसा राज्य में सबसे पहले आया था। यहाँ पे क्या हुआ था, संयुक्त वन प्रबंधन। याद रख लीजिएगा 1988 में उड़ीसा राज्य से शुरुआत होती है। यहाँ पे क्या होता है कि ग्रामीण स्तर पर इसमें जो है संस्थाएं बनाई गई थी इस जो है अधिनियम के तहत, प्रबंधन के तहत। इसमें क्या हुआ था, ग्रामीण और ये इस जो है जो स्थानीय संस्थाएं बनाई गई थी, इसमें जो है
ग्रामीण व अधिकारी बचाव के लिए कार्य करेंगे, ऐसा इसमें जो है बताया गया था कि ग्रामीण और अधिकारी मिलकर काम करेंगे और जो है उसके जो लाभ होगा उसके दोनों लोग हकदार होंगे, और इसमें जो है जो गैर इमारती वन उत्पाद होंगे उसके भी लाभकारी होंगे, और सफल होने पर इमारती लकड़ियों का भी लाभ मिल जाएगा। तो इस तरह के तरह पर मतलब एक समझौता के तहत क्या हुआ, वनों को ज़्यादा से ज़्यादा चाहा गया कि वृद्धि हो सके, वो चाहे जिस प्रकार से। भारत में पर्यावरण के विनाश और इसके पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं कि जो पवित्र पेड़ों की झुरमुट है, एक उसमें आप देख लेंगे एक जगह उसमें तो साठ दिया गया है, पवित्र पेड़ों की झुरमुट और विविध दुर्लभ जातियों की संपत्ति के नाम से एक जो है पैराग्राफ दिया गया है। उसमें देखेंगे कि इसमें बताया गया है कि कैसे जनजाति लोग भारत के जो है पौधों के कितना पेड़ पौधों के प्राकृतिक चीज़ों को महत्व करते थे, यहाँ तक कि प्राकृतिक चीज़ों की पूजा करते थे। जो हमारे यहाँ मूल जनजातियाँ थी वो पेड़ पौधों की पूजते थे और उन्हीं को बचाए रखने के लिए हमेशा आंदोलित होते थे, क्योंकि वही समझते थे कि अगर पेड़ है तो हम हैं और हमारा जीवन है। तो इसलिए क्या होता है कि इसी आधार पे हम देखते हैं बहुत से आज भी उदाहरण मिल जाते हैं, जैसे छोटा नागपुर में मुंडा और संथाल जनजाति है, ये महुआ और कदम की जो है क्या है कि इसको जो है पूजते हैं, कहने का मतलब इसको मानते हैं, या इसको समझ लीजिए कि ये लोग जो है इसकी संरक्षण करते हैं। कोई भी बात हो जिसकी पूजा करेंगे, जिसको मानेंगे, उसको क्या होगा, उसकी सुरक्षा तो करेंगे। इसके साथ साथ हमारे देश में क्या है कि झरनों, पहाड़ियों और पहाड़ी चोटियों और पशुओं को भी पवित्र माना जाता है, उनको भी पूजा की जाती है। इस तरह की चीज़ें देखेंगे, इससे क्या होगी कि जीव जंतुओं को जो है संरक्षण में एक मदद मिलती है। इसके बाद बात करते हैं कि उड़ीसा और बिहार की जनजातियां जो हैं, यहाँ पे क्या है, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां इमली और ये जो जनजातियां हैं, इसमें बात कर रहे हैं कि उड़ीसा और बिहार की जो जनजातियां हैं इमली और आम की पूजा करते हैं। कब? शादी के वक्त जो है इमली और आम की पूजा करते हैं। कौन? कहाँ पे? उड़ीसा और बिहार में। इसके बाद बात कर रहे हैं कि कुछ जगह पे पीपल और वट वृक्ष की भी पवित्र मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और इसके साथ साथ बात करते हैं कि राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास जो है काले हिरण देखे जा सकते हैं। वहाँ पे सिचुएशन ये है राजस्थान में बिश्नोई गांव के पास काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय, मोरों के झुंड देखे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो समुदाय के लोग हैं इनको मारते नहीं हैं और इनकी जो है क्या करते हैं, इनको संरक्षण देते हैं और इनको कोई मारते नहीं, देखभाल करते हैं, इनको खाने पीने की चीज़ देते हैं, इसलिए वो गाँव के आसपास आराम से दिख जाते हैं खुले में, कोई इनको मारता नहीं। आगे बात कर रहे हैं हम इसमें कि भारत में पर्यावरण के जो विनाश है और जो पुनः निर्माण की क्रियाशीलता है, दो चीज ध्यान से देख लीजिएगा। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनः निर्माण की जो क्रियाशीलता है उससे क्या सीख मिलती है? सीख यही मिलती है कि जो स्थानीय समुदाय हैं, जो स्थानीय समुदायों के जो है क्या है कि उनको जो है स्थानीय समुदाय को प्राकृतिक संसाधन में प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब स्थानीय लोग शामिल होंगे तो स्वाभाविक सी बात है जो स्थानीय लोग हैं वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए उनको शामिल करना चाहिए जिससे कि प्राकृतिक संसाधनों को बचाया जा सके अच्छे से। और स्थानीय समुदाय का मुख्य भूमिका में अभी देखा जाए कि अभी जो है फैसले लेने में हर जगह ऐसी सिचुएशन नहीं है। कुछ जगह में आप देखें कि राजस्थान में जैसे यहाँ पे 5 गांव मिलकर 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरव डाकन सेंचुरी के नाम से घोषित कर देते हैं, लोग खुद मिलकर उसको बनाते हैं। लेकिन अभी हर जगह ऐसी सिचुएशन नहीं, तो ऐसे अभी जो है ये मुख्य भूमिका में आने देरी है। और तो इसके लिए क्या है कि वे विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए, मतलब कि अभी हर जगह जबरदस्ती कहीं नहीं थोप देना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए, थोप दे। तो इसके वजह से क्या है, जहाँ पे जैसे कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए और सही से जो है पेड़ पौधों और वन्य जीवों को बचाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि वे विकास की क्रियाएं मान्य हो जाए, जैसे इसमें देखेंगे कि वही विकास की क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो कि जनमानस व पर्यावरण के लिए क्या हो, हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। फिर से बोलते रहें, यानी कोई भी क्रिया है, कोई भी ऐसी चीज है, जो भी नियम कानून बने वो ऐसा ही कानून बनना चाहिए जो कि क्या हो, जनमानस के लिए व पर्यावरण के लिए हितैषी होना चाहिए, पर्यावरण के लाभकारी होना चाहिए सभी के लिए, और साथ साथ में क्या हो, आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो, उसमें कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह हम देखते हैं कि कितने तरह से इसमें जो है, पहले आपको देखें शुरू में बताए थे कि भारत में कौन कौन सी जातियां उपजातियां पाई जाती हैं जिनके जो है उनको जो है बहुत सारा जो है उसमें देखेंगे कि और विभिन्न तरीकों से इसमें जो है उपजातियों को जैसे संरक्षित किया जाता है। और संरक्षण करने के बाद यह है कि उसके साथ साथ इसमें देखेंगे कि जो फिर वन के बारे में देखें, वन जीवन के जो है कैसे कैसे वो विलुप्त हो रहे हैं, कैसे जीव जंतु नुकसान हो रहा है, कैसे पर्यावरण की कटाई, जो पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, वन खत्म हो रहे हैं, ये चीज़ जाने। और इसके साथ भी अभी इस पार्ट में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे संरक्षण किस किस तरह किया जा रहा है। गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है, जो संरक्षणविद हैं उनको भी, जो पर्यावरण के उनको भी वो कर रहे हैं, और जो चीज़ें जिनकी जो है संकटग्रस्त जातियां हैं उनको भी जो है संरक्षण दिया जा रहा है। इसी के लिए जो क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य का निर्माण किया जाता है। और इसके आधार पर देखते हैं कि बहुत जगह जो है उनका संरक्षण भी हो रहा है
और इसके बाद देखते हैं कि आरक्षित वनों को कितने भाग में आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन में बांटा गया है, जिससे कि वनों को बचाया जा सके और वन जो है आगे बढ़ सके और घटे ना। और क्योंकि वन बहुत जीवन के लिए जरूरी है, अगर वन नहीं रहेंगे तो जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आवास वही प्रदान करते हैं और वही भोजन प्रदान करते हैं, इसलिए पेड़ों का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं कि समुदाय और वन संरक्षण कैसे होते हैं। समुदाय का वन संरक्षण मतलब समुदायों ने कैसे योगदान दिया अपने संरक्षण में। अभी आपको बताया कि यहाँ जैसे जनजातीय लोग हैं कैसे कैसे अब उसकी पूजा करते हैं और कैसे उसको जो है महत्व देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, जिससे वो खत्म होने से बचे रह गए हैं। और इसके साथ साथ बात देखते हैं कि ये अलवार जिले राजस्थान का एक उदाहरण मिल जाता है कि यहाँ बहुत सारे लोग मिलकर 5 गांव मिलकर 1200 हेक्टेयर जमीन को वन भूमि में बदल देते हैं। तो इस तरह बहुत सारे उदाहरण मिल रहे हैं। तो मतलब कि हर जगह जो है समुदायों का भी बहुत बड़ा योगदान है, हर जगह नुकसान ही नहीं पहुंचाते। इसलिए क्या है कि समुदाय भी बहुत जो है उसको प्राकृतिक को बनाए रखने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इस चैप्टर में अच्छे से समझ पाएं कि वन एवं वन्य जीव संसाधन कैसे हैं और उनकी संरक्षण क्यों जरूरी है और कैसे क्या क्या संसाधन है। इस तरह पूरे चैप्टर को हम समझ पाए हैं। उम्मीद करते हैं ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।